Hello students, so welcome back to the PYK series of UPSC Prelim 2024। हमने अभी तक UPSC Prelim 2024 के 53 क्वेश्चन किए हुए हैं। आप वो आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे जो प्लेलिस्ट में मैंने उसको क्रिएट करके देख सकते हो आप। उसमें हमने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछा है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है ये सॉल्व किया है। उसमें एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ होता है नहीं होता है, ऑप्शन में नया पैटर्न जो आया है उसके बारे में भी देखा है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको आप किसी तरह इस वीडियो पे आए हो तो मैं आपको वो जो पहले के वीडियो है जो क्वेश्चन नंबर 53 तक मैंने किए हुए हैं वो आपको देखना ज़रूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो थोड़ा सा देखने के बाद आपको उतना समझ नहीं आएगा तो पहले उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। एटलीस्ट आप पहला वीडियो तो देखिए तो ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपको क्या क्या चीज़ें याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है ताकि एक घंटे में आपके 100 क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व भी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर सको। तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54 से जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे हैं। तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 54 हम देखते हैं क्या है। तो आप पढ़िए क्वेश्चन को पहले पॉज करके और इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो आपका ये सॉल्यूशन आपको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे दिया है। ऐसे मैंने हर क्वेश्चन को शॉर्ट सॉल्यूशन दिया है क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है वो पहले तो हम किताब पढ़ते हैं, उसके बाद हम नोट्स निकालते हैं और ये नोट्स के भी जो नोट्स होते हैं उसका ये जो है समरी वो मैंने यहाँ पे लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये समरी से भी क्वेश्चन रिपीट होता है जो कि ऑप्शन में होता है कभी कभी या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में भी होता है। आप मेरे शॉर्ट्स यूपीएससी शॉर्ट्स में आप देखोगे कि कैसे क्वेश्चन में जो है ऑप्शन को क्वेश्चन करके पूछा है। तो ये ऐसे होता है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करोगे, यूपीएससी के करते होंगे तो एमपीएससी के करते होंगे तो एटलीस्ट 3-4 साल के आपको सॉल्व करने ही करने ताकि आपको पता चले कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीआईक्यू। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो क्या है, किस टॉपिक से पूछा है, उसका ऑप्शंस क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया, गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इपिथेट्स। या तो आपको ये पहले समझना होगा कि इपिथेट्स, ये जो इपिथेट्स है इसका मीनिंग क्या है। ये एपिथेट्स मतलब नेम्स। तो 1 नंबर पे दिया है नायपता, सेकंड नंबर दिया है शाक्यमुनि, थर्ड नंबर पे दिया है तथागत। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द वर्ड कोड गिवन बिलो। ऑप्शंस ए में है 1 ओनली, ऑप्शन बी में है 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी में है 1, 2, 3, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव आर एपिथेट्स ऑफ गौतम बुद्धा। तो ये नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन होता है। जनरली इसका आंसर ये होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अगर आपको पता होगा गौतम बुद्ध के बारे में, ये एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है और यूपीएससी प्रीलिम 2026 में भी इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा है जो गौतम बुद्ध के एम्प्टी सीट के बारे में जो है, जिसको मेडिटेशन फॉर्म ऑफ बुद्धा है। तो अभी देखते कि हम ये जो नेम्स है तो हम तो पढ़ते आए हैं तथागत गौतम बुद्ध, है ना। जो महाराष्ट्र से आप कोई होगा उनको तो ये क्वेश्चन के बारे में आंसर पता ही होगा उनको। तथागत जो गौतम बुद्ध है उनके जो नेम्स है और बिहार के कोई होंगे तो उनको भी पता होगा गौतम बुद्ध के बारे में। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं होगा, लेकिन पूरे इंडिया में गौतम बुद्ध और पूरे वर्ल्ड में गौतम बुद्ध को जाना जाता है।
तो हम महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा ध्यान दीजिए कि ये आपको पता होना चाहिए कि तथागत गौतम बुद्ध ऐसे महाराष्ट्र में बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन 3 जो है, सॉरी, ये 3rd नंबर का जो एपिथेट है वो सही है। तो कौन से ऑप्शन में वो देखेंगे तो ये पहला ऑप्शन एलिमिनेट होता है और चौथा भी एलिमिनेट होता है, तो बी और सी बचता है। तो उसमें आप देखोगे कि दूसरा और तीसरा ये तो सही है, दूसरा कॉमन है इसमें बी और सी में, तो दूसरा तो सही ही हो जाता है। तो शाक्य मुनि भी उनको बोला जाता है, वो जो क्लैन होती है शाक्य उससे बिलोंग करते थे, तो इसको भी शाक्य मुनि भी है। और ये क्वेश्चन में जो दिया है न्यायपुत्ता, इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। तो ये न्यायपुत्ता जो है ये लॉर्ड महावीरा को बोलते हैं, वो नादर्स के होते। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है कि शाक्य मुनि का मीनिंग क्या है। तो ये सेज ऑफ द शाक्यस। और तथागत का मीनिंग क्या है, तो वन हु हैज़ कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द ट्रूथ। ओके, तो और किन नाम से एपिथिप से भगवान बुद्ध को जाना जाता था, तो ये तो यहाँ पे लिखा है मैंने, भगवान गौतम बुद्ध, जीना, अरहत, सम्यक सम्मुख बुद्ध। तो ऐसे करके ये मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ताकि आने वाले समय में अगर इसमें से इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका वो रॉन्ग ना हो, इसी वजह से मैंने ये यहाँ पे थोड़ा दिया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, जो कि 2 और 3 ओनली है। जो गौतम बुद्ध के एपिथेट्स है, जो शाक्य मुनि और तथागत, न्यायपुत्र जो है वो लॉर्ड महावीरा का है। तो अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है, 55 नंबर पे दिया है। कंसिडर क्वेश्चन पहले देखते हैं कि क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आर्कियोलॉजिकल साइट दी है, वो कौन सी स्टेट में है वो दिया है, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। हाँ, तो अभी देखते हैं कि 1 पे दिया है। ध्यान से पढ़िए आप इस क्वेश्चन को पहले, है ना। चंद्रकेतुगढ़ दिया है, उसका स्टेट ओडिशा दिया है, और डिस्क्रिप्शन दिया है ट्रेडिंग पोर्ट टाउन। इनाम गांव दिया है महाराष्ट्र, चालकोलिथिक साइट। मनगडू दिया है केरला, मेगालिथिक साइट। सलीहुंदम दिया है आंध्र प्रदेश, रॉककट केव श्राइन्स। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें इन विच ऑफ द अबोव रोज इज गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच। तो इसमें हमको देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जो चालकोलिथिक पीरियड है, मेगालिथिक पीरियड है एंशिएंट इंडिया में, तो उसके बारे में आपको कौन से साइट्स महाजनपद थे, उनकी कैपिटल क्या थी, वो सब पता होना चाहिए। और इसमें आपको इन्होंने आर्कियोलॉजिकल साइट पूछा है और स्टेट भी पूछा है और उसका डिस्क्रिप्शन भी पूछा है। मतलब आपको ये क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये जो चंद्रकेतुगढ़ है ये ओडिशा में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है। ये देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये ट्रेडिंग पोर्ट टाउन है, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक कोस्टल स्टेट है, उसकी बाउंड्री ज़्यादातर कोस्टल रीजन पे है इंडिया के। तो वो ट्रेडिंग पोर्ट टाउन भी होता था एंशिएंट इंडिया में। तो ये जो है रॉन्ग है, क्योंकि इसका स्टेट गलत कर दिया है। अभी सेकंड हम पढ़ेंगे इनाम गाँव। ये तो एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ते हैं इनाम गाँव, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये चालकोलिथिक साइट है, एकदम सही दिया है। तो ये कौन सी रिवर पे है, घोड़ रिवर पे है, अभी की भीमा। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है घोड़ रिवर की वो भीमा है। और ये इनाम गाँव जो है घोड़ रिवर के ऊपर दिया है, घोड़ के ऊपर दिया नहीं, घोड़ के ऊपर जो रिवर है वहाँ पे ये बसता था इनाम गाँव। तो ये सही है।
क्वेश्चन 2 ये स्टेटमेंट जो है, पेयर जो है 2 का वो सही है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में 2 किस में है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 1 एंड 2, 2 एंड 3 है। तो ये ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब इसमें क्या कॉमन है। 2 2 ये तो सही है। अभी हमको डिसाइड करना कि पहला तो रॉन्ग है। तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट से अपना आंसर आया है ना। जिसको ये पता होगा इसका ऑप्शन बी आंसर है 2 एंड 3, क्योंकि ये चंद्रकेतुगढ़ जो है ओडिशा में ना होके वेस्ट बंगाल में है। तो इसका जो आंसर है वो 2 एंड 3 है। तो 3 में क्या दिया है, मनगाड़ू, मंगड़ू। हाँ, ये मंगड़ू जो है वो केरला में है और ये मेगालिथिक साइट है। ये भी सही है। अभी ये देखो इसका नाम कैसे है, मंगड़ू। तो ज़्यादातर हम पढ़ते हैं केरला में साइट्स के नाम ऐसे ही होते हैं। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो ये मंगड़ू कहाँ पड़ता है, ये साउथ ऑफ अष्टमुदी लेक। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये साउथ ऑफ अष्टमुदी लेक के केरला में पड़ता है। तो ये सही है। और क्वेश्चन में 4 नंबर की पेयर दी है, उसमें पूछा है सालीहुंडम आंध्र प्रदेश, सालीहुंडम आंध्र प्रदेश। ठीक है, और रॉककट केव श्राइन्स। तो पहले तो ये सालीहुंडम दिया है, वो वंशधारा रिवर पे ये होता था और ये आंध्र प्रदेश में ही है। लेकिन इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो गलत कर दिया है। ये रॉककट श्राइन ना होके ये स्तूपा है। जो स्तूपा में जो चैतस और विहाराज होते हैं, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश में सलीहुंडम जो है वो वंशधारा रिवर पे होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 एंड 3। ये 2 नंबर का पेयर और 3 नंबर का पेयर जो है वो सही है। तो 55 नंबर क्वेश्चन होने के बाद हम 56 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है उसको हम पहले पढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort of भातकल। ओके, तो इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा है यो एक किला बनाने के बारे में है, भटकल पोर्ट जो होता है। तो इसके ऑप्शन में देखेंगे हम तो कृष्णदेवराया, नरसिम्हा सलुवा, मोहम्मद शाह III, यूसुफ आदिल शाह। तो आप देख सकते हैं कि ये मेडावल इंडिया का क्वेश्चन है। अभी एंशंट के 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए, अभी मेडावल इंडिया का क्वेश्चन है। इसमें हमको ये पूछा है कि किला बनाने के लिए कौन से रूलर ने जो परमिशन दी थी पोर्तुगीज़ को। तो ये जो फोर्ट ऑफ भटकल है ये कृष्णदेवराया जो है, कृष्णदेवराया उनका जो टेन्योर है वो 1509 से 1529 है। लगभग 20 साल कृष्णदेवराय ने ये जो मेडावल इंडिया पे साउथ रीजन पे जो कि उनकी जो कैपिटल होती थी वो हम्पी। तो हम देखेंगे कि ये टाइम पे 1510 एडी जो 16th सेंचुरी का 1510 एडी में इसको कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ पे परमिशन दी गई थी। और पोर्तुगीज़ कौन था वो उस समय आप याद कीजिए, अल्फांसो द अरबिकरक्यू, अल्फांसो द अरबिकरक्यू ये जो पोर्तुगीज़ था इसको परमिशन मिली थी कृष्णदेवराय से 16th सेंचुरी में एक फोर्ट बनाने में कर्नाटक में, वो भी फोर्ट एट भटकल पे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़िए। इसमें ये नरसिम्हा सुलवा कौन से डायनेस्टी से है, मोहम्मद शाह कौन से डायनेस्टी में से है, यूसुफ आदिल शाह भी कौन से डायनेस्टी से है। तो ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है और इनका टेन्योर क्या है और इनके टेन्योर में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नोट डाउन करके थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। अभी हम मेडावल का क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 57 पे आते। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को कैंसिल किया है। तो
ड्रॉप किया है इस क्वेश्चन को, तो हम देखते कि क्वेश्चन में दिया क्या था, इस क्वेश्चन में दिया क्या था, किस बारे में पूछा है वो हम देखेंगे। पर ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप किया है, फिर भी हम देखते कि इसमें क्या क्या पूछा है। विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1, अंडर द रेत वॉरिस सेटलमेंट, ये देखो यहाँ पे रेत वॉरिस सेटलमेंट के बारे में पूछा है। ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट्स वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज़। ओके, तो स्टेटमेंट 2 है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, और परमानेंट सेटलमेंट जो है कॉर्नवालिस ने लाया था इन बंगाल। इफ जमींदार फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी। तो हमें देखना है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट। तो हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, खाली हम इसमें जो दिए है टर्म उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये 1793 में आया था, वो भी कॉर्नवालिस ने ही लाया था। तो इसमें क्या होता था कि जो ज़मींदार है, ज़मींदारी सिस्टम है, हाँ, जो बंगाल में थी, और कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में ज़मींदारी सिस्टम थी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये रेत वाली जो सिस्टम थी वो भी आपको कौन से रीजन में थी वो भी मुझे आप कमेंट में कौन से स्टेट में थी वो उस वक्त के टाइम पे ये मुझे बताइएगा। तो इसमें क्या पूछा है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कौन से रेत वाली सिस्टम सेटलमेंट से है और ज़मींदारी सिस्टम से है, उसके बारे में पूछा है। लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप किया है। तो हम देखेंगे कि रेत वाली सिस्टम सेटलमेंट जो है वो मद्रास, बॉम्बे और आसाम में हुआ करती थी। और आप मुझे परमानेंट सेटलमेंट और ज़मींदारी कौन से स्टेटमेंट हैं आप कमेंट करके बताइए। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, अगला क्वेश्चन। हाँ, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। स्टेटमेंट 2, उपनिषद्स वेयर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी एंशियंट इंडिया का है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि उपनिषद्स और पुराणास के बारे में पूछा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऑप्शन से 1 ओनली, 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नाइदर 2। तो हम देखेंगे कि उपनिषद जो होते हैं वो क्या है। ये उपनिषद जो है वो अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर होता है। तो ये लेटर वैदिक टेक्स्ट है, लगभग 1000 से 600 BC में इसको कंपोज किया गया था। तो इसमें दिया है देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। तो ये नो दिया है, देखो यहाँ पे एक्सट्रीम कीवर्ड है नो। तो ये क्वेश्चन वैसे भी हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है उपनिषद वेयर कंपोज अर्लियर देन पुराणास। हाँ, तो हमको ये पता है कि उपनिषद जो है पुराणास के पहले कंपोज किए गए हैं, वो भी पुराना जो है 200 AD में, जो कि हमारे इसमें जो टाइम स्केल है ये बिफोर क्राइस्ट है और ये आफ्टर डोमिनी। तो ये क्वेश्चन 2 जो है स्टेटमेंट 2 है वो सही है, तो इसका ऑप्शन भी आंसर है। और देयर आर पैराबल्स इन उपनिषद्स, तो आपको ये देखना होगा कि ये पैराबल्स जो है उसका मीनिंग क्या है, ये पैराबल्स क्या है। तो नीति कथा जो होती है उसमें होती थी, है ना। तो ये आपको देखना होगा, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। ये उपनिषद से उसके बाद पुराण आए थे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इंडिया एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। क्वेश्चन 2, a country needs to be a member of the International Grains Council for exporting or importing rice and wheat. Which of the statements given above is are correct? हाँ, ठीक है। ऑप्शन ए
1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 neither 2। तो ये जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल जो है उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं जो यूनाइटेड नेशन है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसी जो नेशनल जो काउंसिल्स होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो इसमें 30 मेंबर होते हैं, आईजीसी में 30 मेंबर होते हैं। और इसका इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हाँ, तो कंट्री नीड्स टू बी ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि पहले देखो इसमें तो ये राइस और व्हीट मतलब ओनली जो है इसमें गेहूँ और चावल के बारे में दिया है। तो इसके 30 मेंबर्स में कौन कौन मेंबर नहीं है, नॉट मेंबर्स, तो उसमें रशिया जो है, यूक्रेन है और अफ़गानिस्तान है, ठीक है। तो इसमें इसका कौन सा मेंबर नहीं है और कौन सा मेंबर है, 30 मेंबर कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो ये यूनेस्को के बारे में पूछा है, यूनेस्को के बारे में। ऑप्शन ए छऊ डांस, ऑप्शन बी दुर्गा डांस, ऑप्शन सी गरबा डांस, ऑप्शन डी कुंभ मेला। तो 4 ऑप्शंस में से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ना, और वो भी लेटेस्ट के बारे में पूछा है, लेटेस्ट। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा था कि गरबा जो है, गरबा उसको इंटेंजिबल हेरिटेज के में कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है यूनेस्को के। ये गरबा जो है गुजराती फोक डांस है। ये दिसंबर 2023 में इसको ऐड किया गया है। और आप देखेंगे कि हमारा यूपीएससी 2024 का प्रीलिम मई में हुआ था। तो ये 6 महीने पुराना करंट अफेयर पूछा है। और अब देखते हैं कि ऑप्शन में से क्या क्या है। तो छाऊ डांस है, इसको 2010 में किया हुआ है। दुर्गा पूजा है, इसको 2021 में। कुंभ मेला है, इसको 2017 में। तो ये सभी जो है यूनेस्को के लिस्ट में ऐड है, लेकिन इसमें लेटेस्ट इंक्लूजन पूछा था, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। Who was the provisional president of the Constituent Assembly before राजेंद्र प्रसाद took over? तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखो ये कितना मतलब, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब भी हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन है, उसका परमानेंट प्रेसिडेंट कौन है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी, उसका प्रपोजल किसने किया था, कब दिया था, उसके मेंबर्स कौन थे, ये हम सब हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में सब पढ़ते हैं हम। तो इसका ऑप्शन देखेंगे कि ए में सी राजा गोपालाचारी है, बी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, सी में टी कृष्णमाचारी है। तो ये जो इसमें दिया है तो इसका डी जो ऑप्शन है वो सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको परमानेंट प्रेसिडेंट किया था। तो उनके पहले जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो सी राजा गोपालाचारी और टी कृष्णमाचारी थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक चेयरपर्सन थे। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन जो है ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। हाँ, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, it provided for the establishment of an all India federal based on the union of the British Indian provinces and princely states.
ओके, ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में इसमें दिया है। क्वेश्चन 62 में पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्टेटमेंट 2 है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेयर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो हमें तो पता है कि हाँ, अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप इसके बारे में पढ़िए थोड़ा एक्ट के बारे में। जितने भी एक्ट है उसमें जो अपना 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद जो वाइसरॉय जो एक्ट थे वो भी पढ़िए। इंडियन काउंसिल एक्ट थे 1773 का एक्ट पढ़िए। तो ऐसे जो है इसमें जो ये फेडरल किया है वो रॉन्ग है। ये तो यूनियन ऑन सेंट्रल इसमें आता था, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ऐसे 3 चीज़ें यूनियन में आती थी, बाकी सारी स्टेट कंट्रोल करता था। तो ये क्वेश्चन 62 का स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में 1 ओनली, ऑप्शन बी में 2 ओनली, ऑप्शन सी में बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी में नाइदर 1 नाइदर 2। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होने की वजह से देखो ये भी एलिमिनेट होता है, ये भी एलिमिनेट होता है, अभी ऑप्शन ए और डी बचता है। तो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट 1, हाँ तो ये सही है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स होते थे, प्रोविंसेस होते थे और प्रिंसली स्टेट्स होते थे, तो यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन जो एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक्ट लाया था। तो ये 1 जो है बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्ले राइट भाषा। तो आप ये क्वेश्चन पढ़िए पहले, इसमें क्या दिया है। तो इसमें क्या पूछा है कि प्ले राइट भाष्य जो है उनका कौन सा वर्क है। तो ए बी सी डी। ए में है काव्य अलंकार, बी में है नाट्यशास्त्र, सी में है मध्यम व्यायोग और डी में है महाभाष्य। ठीक है, तो प्ले राइट भाष्य जो है वो मध्यम जो है मध्यम व्यायोग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। संस्कृत था और ये संस्कृत था। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि का है, नाट्यशास्त्र भारत मुनि ने कंपोज किया था, आर्ट्स इसमें आता है ये। और ये जो काव्य अलंकार जो है ये पोएटिक्स है। स्कॉलर जो स्कॉलर था, कौन था, भमा स्कॉलर था, उसका ये काव्य अलंकार है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। उसमें पूछा है संघभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of the commentary on. ऑप्शन ए प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ऑप्शन बी विशुद्धि मग्गो, ऑप्शन सी सर्वास्तिवाद विनय, ऑप्शन डी ललित विस्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ऑप्शन सी। जो सर्वास्तिवाद विनय जो है ये संघभूति जो इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क था जो चाइना में चला गया था एट द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी, तो इसका ऑथर जो है वो संघभूति था। संघभूति कौन था, संघभूति किसका था, सर्वास्तिवाद्य विनय। तो हम देखेंगे कि इसका क्या था, जो ललित विस्तर है उसका ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा। ये ललित विस्तर जो है ये ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा दिया है। और जो थेरावादा था, पाथ टू लिबरेशन, वो जो है वो विशुद्धमग्गो, ये जो विशुद्धमग्गो थेरावादा पाथ टू लिबरेशन, ऑप्शन बी। और ऑप्शन ए में दिया है कॉन्सेप्ट जो विजडम, वो प्रज्ञा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रज्ञा मतलब विजडम। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ओके, तो इसका सही आंसर है संघभूति ने
सर्वास्तिवाद विनय, ठीक है, ऑथर था उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय द यूनेस्को। ओके, तो पहले हमने यूनेस्को का एक क्वेश्चन देखा, उसमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पूछा था, कल्चरल लिस्ट में कौन सा था वो पूछा था। अभी इसमें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उसमें जो है इंक्लूड किया गया है उसके बारे में पूछा है। हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है। शांति निकेतन, रानी की वाव, सैक्रेड एंसिल्म्स ऑफ द होयसलास, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वेयर इंक्लूडेड इन 2003। तो ये देखो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें भी क्या पूछा है कि 2023 में कौन से जो है वो ऐड किए हैं, इंक्लूड किए हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो ऑप्शन देखेंगे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और 4, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहले तो शांति निकेतन ने 2023 में ऐड किया था, रानी की वाव 2014 में, सैक्रेड एंसिल्म्स ऑफ होयसलास 2023 में, और ये जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स था बोध गया में वो 2002 में। तो इसका जो सही आंसर है जो हमें पूछा है 2023 के बारे में, तो 1 और 3 सही है, तो ओनली 2 करेक्ट। ओके, अतः अभी ये देखना यूनेस्को के बारे में आपको पढ़ना है कि यूनेस्को कब जो है फॉर्म हुआ था, उसके मेंबर कौन है, वह सब थोड़ा बहुत आप पढ़िए। अभी क्वेश्चन नंबर 66 करेंगे हम। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, देखो। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट में एमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ 1 एडिशन, 2 वेरिएशन, 3 रिपील। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ये पैटर्न अभी आपको यूज टू हुआ होगा, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। हाँ, तो अभी देखते हैं कि क्वेश्चन में आर्टिकल 368 ये पार्ट 20 में आता है, और ये कहाँ से लिया है हमने अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन का, ये साउथ अफ्रीका से लिया है। तो उसमें भी अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट को असेंट दे देता है। तो उसमें भी हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर कोई एग्जिस्टेंस लॉ है उसमें कुछ अमेंडमेंट करके ऐड करना है तो हम कर सकते हैं, उसमें कुछ वेरिएशन लाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, परिवर्तन करना है उसमें कुछ तो वो भी कर सकते हैं, और रिपील करना है वो भी हम रिपील मतलब निरसन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर का, वो इंडियन पार्लियामेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने वो रिमूव किया है 2019 में, 5 अगस्त 2019 में। तो ये तो पता होगा आपको। और ये एडिशन, वेरिएशन, तो ये तीनों चीज़ें हम कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 एंड 3। अभी हम क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: 1 इटली, 2 जापान, 3 नाइजीरिया, 4 साउथ कोरिया, 5 साउथ अफ्रीका। Which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates, aging population और declining population? ये देखो, ये कितना करंट अफेयर का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है यूपीएससी ने ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, तो लो बर्थ रेट्स जो है, एजिंग पॉपुलेशन कहाँ पे है, जो पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है वो कौन सी कंट्री है, ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन देखेंगे 1 2 4 1 3 5 2 4 डी 3 5। तो अब देखते हैं कि इटली जो है, जापान है और साउथ कोरिया है। हाँ, इटली है, जापान है, साउथ कोरिया है, इटली है, जापान है, साउथ कोरिया है। ये जो 3 कंट्रीज़ है इनका लो बर्थ रेट्स है, एजिंग पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। हाँ, तो ये हमेशा मीडिया में रहता है, कभी ना कभी न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे आप
तो उसमें आप पढ़े होंगे कि इटली, जापान और साउथ कोरिया, ये 3 जो कंट्रीज़ है ये सब इसके क्राइटेरिया में आते हैं। और ये जो नाइजीरिया है ये नहीं आता, और साउथ अफ्रीका ये जो यंग नेशन है ये भी नहीं आता, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने लगभग 2 साल का या 2 या 3 साल का अगर आप कंटिन्यूस पेपर पढ़ते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उसमें चीज़ें हमेशा न्यूज़ में आती रहती है, और रिपोर्ट पब्लिश जो होती है उसमें भी ये दिया होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ओके, इन द पार्लियामेंट। अभी मनी बिल के बारे में दिया है। स्टेटमेंट 1 है, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। A money bill shall not be introduced in a council of states. The Rajya Sabha can either approve or bill or suggest changes but cannot reject it. Question 4. Amendments to the money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. हाँ, तो अभी हम मनी बिल जो है वो उसके बारे में देखेंगे क्या है कैसे है। तो मनी बिल का जो आर्टिकल है वो 110 है, और 109 में उसकी प्रोसीजर दी है, जो कि ऑप्शन स्टेटमेंट में 1 में है वो सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 में दिया है मनी बिल शैल बी नॉट इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो मनी बिल जो है प्राइमरी जो है प्रेसिडेंट के एक्शन पे आता है, वो भी लोकसभा में आता है, तो राज्यसभा में नहीं आता। तो ये भी स्टेटमेंट सही है ना। और स्टेटमेंट 3 भी सही है, क्योंकि राज्यसभा को उतनी पावर नहीं होती जितनी पावर लोकसभा को होती है मनी बिल के बारे में। तो राज्यसभा कैन अप्रूव और चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो राज्यसभा मनी बिल जो है वो पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में उसको पेश किया जाता है। तो राज्यसभा क्या करती है, उसको एक तो अप्रूव कर सकती है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने वो सजेस्ट कर सकती है, पर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो है वो प्रेसिडेंट के एक्शन से ही बिल आता है, ठीक है। और अमेंडमेंट जो है मनी बिल में जो राज्यसभा ने की है, तो उसको कंपल्शन नहीं है लोकसभा को कि उसको एक्सेप्ट करना ही करना है, ठीक है। वो लोकसभा तय करेगी, उसने जो सजेशन दिए है, रिकमेंडेशन दिए है, वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वैसे भी वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है, 1 2 3। इसका स्टेटमेंट 4 है वो रॉन्ग है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो देखो अभी हमने आज क्वेश्चंस जो है वो 68 तक किए हुए हैं। 53 से 68 आज हमने क्वेश्चन कवर किए यूपीएससी प्रीलिम 2024 के। 54 से जो है 54, देखो 54 से हमने कवर किया है हिस्ट्री पॉलिटी, उसमें भी एंशिएंट मेडावल, मॉडर्न मेडावल, ऐसे क्वेश्चन कवर किए हमने। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगले जो लेक्चर में अगले इसमें इस सीरीज़ में हम आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 69 से मैं चालू करने वाला हूँ। 69 से हम चालू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आज आपने क्या सीखा, एक बार आंखें बंद करके रिवाइज करिए। आपने देखा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसके टॉपिक्स देखे क्या क्या है, किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन के ऑप्शन में भी थोड़ा थोड़ा हमने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, और ऑप्शन को देख के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ होती है नहीं होती है वो देखा है, और कैसे अप्रोच रहना चाहिए। क्वेश्चन बढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये हमने देखा। और ये मैंने आपको इसके पहले भी 4 वीडियोस मैंने इस सीरीज़ में डाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, और आप इसको भी देखिए अच्छे से। अगर आपको ये समझ में नहीं आता पहली बार में, तो इसको थोड़ा रिवाइज करिए। इसकी पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है, उसको आप एक बार रेफ़र करिए, या तो उसको प्रिंट करवाइए, नहीं तो ऐसे ही डिजिटल नोट्स में मैंने आपको दिया हुआ है, तो आप बैठे बैठे कहीं पे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको ये
पढ़ने में और सॉल्व करने में थोड़ा थोड़ा जो है वो आसानी होगी। इस तरह से मैंने PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर की है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल के बायो में है। और अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी है, अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या है कैसे है, तो मैं उसका ज़रूर आपको जो है वो आपको आपका जो जो भी क्वेरी होगा उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए हम रुकते हैं यहीं पे। थैंक यू।